राजेश्वरी जी की बात सुनकर विष्णु ने तुरंत मुंबई जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पीए कविता को कैबिन में बुलाया। कविता अंदर आई और विष्णु के कामों की लिस्ट पढ़ना शुरू ही किया था कि विष्णु ने उसे रोक दिया। ये सब रहने दो कविता, मेरी बात सुनो। अगले 1 महीने के लिए मेरे सारे मीटिंग्स और काम मुंबई शिफ्ट कर दो। जो भी जरूरी काम होगा मैं वहीं देख लूंगा। मुझे अभी इसी वक्त घर निकलना होगा। ये सुनकर कविता ने बड़े ही अजीब लहजे में पूछा, सर तो क्या मैं भी आपके साथ मुंबई चलूं? तभी दरवाजा खटखटाकर सीता अंदर आई और कविता की बात सुनकर उसका पारा चढ़ गया। फिर भी खुद को संभालते हुए उसने कहा, सर 5 मिनट में आपकी मीटिंग है, बस यही याद दिलाने आई थी। कविता ने चिढ़कर सीता की तरफ देखा और बोली, हेलो, आप एक डॉक्टर हैं तो बस अपना काम कीजिए। ये पीए वाले काम करने के लिए विष्णु सर मुझे सैलरी देते हैं, है ना विष्णु सर? कविता ने विष्णु नाम पर इतना जोर दिया जैसे उस पर सिर्फ उसी का हक हो। विष्णु ने बस धीरे से सिर हिला दिया। ये देखकर सीता को और भी गुस्सा आया। उसने मन ही मन विष्णु को कोसा, अभी पीछे पीछे सीता सीता करते आओगे ना, तब बताती हूँ तुम्हें। जब से ये आई है तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। नाम मैंने रखा था और ये महारानी ऐसे विष्णु विष्णु रट रही हैं जैसे नामकरण इसी ने किया हो, और ये महाशय भी दांत चियार कर सुन रहे हैं। सीता ने उसे एक तीखी नजर से घूरा और वहां से पैर पटकती हुई निकल गई। सीता के जाते ही कविता ने शिकायत शुरू कर दी, सर इन सीता डॉक्टर को बिल्कुल तमीज नहीं है। अंदर आने से पहले इंतजार करना चाहिए ना, आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन विष्णु का ध्यान कविता की बातों पर नहीं था। वो तो बस सीता के गुस्से को देख रहा था। वो सोच में पड़ गया, ये अचानक इतना चिढ़कर क्यों गई? कविता ने जो कहा वो तो सच ही था ना। मीटिंग्स मैनेज करने के लिए ही तो पीए रखी है, फिर सीता को ड्यूटी छोड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? विष्णु को समझ नहीं आ रहा था कि सीता आखिर क्यों आई थी। वैसे ये पहली बार नहीं था, पिछले 1 साल से ऐसा अक्सर होता था। जब भी सीता का मन करता वो विष्णु के कैबिन में आती, कुछ बेमतलब की बातें करती और चली जाती। कविता उसे आवाज लगाती रही, सर सर। जब विष्णु ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। विष्णु होश में आया और बोला, हाँ कविता कहिए। कविता ने बड़े उत्साह से दोबारा पूछा, सर मैं आपके साथ चलूं क्या? विष्णु ने साफ मना कर दिया, नहीं कविता, तुम यहीं रहकर अस्पताल का काम देखो। अगर कोई बहुत जरूरी फाइल हुई तो भिजवा देना। मैं आज रात की फ्लाइट से निकल जाऊंगा, टिकट बुक कर दो। इतना कहकर वो सीता से मिलने निकल पड़ा। जाते जाते कविता ने पीछे से पूछा, सर मीटिंग का क्या करना है? विष्णु ने मुड़कर भी नहीं देखा और कहा, कैंसिल ऑल द मीटिंग्स। विष्णु सीधा सीता के कैबिन पहुंचा। बाहर मरीजों की भीड़ लगी थी। नर्स ने सबको रोकते हुए कहा, मैडम 10 मिनट के ब्रेक पर हैं, प्लीज इंतजार कीजिए। तभी विष्णु को वहां देख नर्स ने विश किया, गुड मॉर्निंग सर। विष्णु ने बस सिर हिलाया और पूछा, मैडम अंदर हैं? नर्स ने जवाब दिया, हाँ सर, पर वो थोड़े तनाव में लग रही हैं, इसीलिए ब्रेक लिया है। विष्णु हैरानी के साथ अंदर गया। अभी तो मुझसे मिलकर गई थी, फिर अचानक तनाव में क्यों आ गई? अंदर सीता अकेले खड़ी किसी को मन ही मन गालियां दे रही थी और बुदबुदा रही थी। विष्णु ने धीरे से गला खकारा। सीता ने उसे देखा और भड़क उठी, जब आपकी पीए मैडम आपके साथ जा ही रही हैं, तो आप उनके साथ मजे से जाइए ना सर, यहाँ क्यों आए हैं? विष्णु ने सरेंडर करते हुए कहा, सीता मुझे पता है तुम गुस्सा हो, पर यकीन मानो मुझे नहीं पता कि क्यों। कभी कभी तुम जो करती हो वो मेरी समझ के बाहर होता है। सीता का गुस्सा फूट पड़ा, आपको कैसे समझ आएगा सर? आप तो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि किसे जेल भेजना है और किस केस में क्या सबूत ढूंढना है। वरना आर्यन ने क्या खाया, कोच ने क्या कहा, बस इसी में लगे रहते हैं। मेरे बारे में सोचने का वक्त कहाँ है आपके पास? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी बस इतनी ही तो है सीता। और हाँ, आज छोटे नवाब लंच में क्या ले गए हैं? सीता ने उसे फिर घूरा। विष्णु ने उसे और चिढ़ाया, और किसके बारे में पूछूं? आपसे तो रोज बात होती है, क्या अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दूं? सीता तमतमा कर बोली, विष्णु क्यों मुझे इतना तड़पा रही हो? 2 साल तक तो मेरे पीछे सीता सीता करते फिरते थे और अब सीधे मुंह बात तक नहीं करते। चलो मैंने सोचा कि तुम बिजी होंगे, पर तुम तो सिर पर चढ़ते जा रही हो। तुम्हें लेडी पीए ही क्यों चाहिए, वो भी कुंवारी? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी उम्र भूल रहे हो? 40 साल के हो तुम। विष्णु ने मजे लेते हुए कहा, उम्र का पीए से क्या लेना देना सीता?
उम्र तो बस एक नंबर है, सब मन का खेल है। सीता को इतना गुस्सा आया कि उसने पास रखा स्टेथोस्कोप उठाकर उसे मारने की कोशिश की, पर फिर उसे अपने पेशे की याद आई तो उसने पास रखा एक फाइल बोर्ड उठाकर विष्णु की धुनाई शुरू कर दी। इस उम्र में तुम्हें इश्क सूझ रहा है? सफेद बाल झांकने लगे हैं, दिखते नहीं क्या? विष्णु हंसते हुए बोला अरे ओ पगली, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी सिर्फ 33 का हूँ। आर्यन के स्कूल जाता हूँ तो उसकी टीचर्स मुझे ही देखती हैं। यहाँ तक कि आर्यन ने मुझसे पूछा कि बिग बॉय, आप कब तक अकेले रहेंगे? क्या मैं अपनी मैम का नंबर दिलवा दूं? सीता और भड़क गई। उस गधे को घर आने दो, बताऊंगी उसे। और तुम मुझे खूनी मत बनाओ, मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, दिमाग फाड़ कर रख दूंगी, याद रखना। विष्णु ने उसे और छेड़ा। दिमाग फाड़ कर ही तो तुमने मुझे यहाँ बैठा रखा है, अब और क्या फाड़ोगी? सीता हांफते हुए बैठ गई और ठंडे स्वर में बोली, देखो विष्णु, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस कविता को किसी और डिपार्टमेंट में भेजो या किसी और कंपनी में डायरेक्टर बना दो, पर वो तुम्हारी पीए नहीं रहेगी, बस। विष्णु फिर भी नहीं माना। कविता जैसी पीए मिलना मुश्किल है सीता, वो मेरी बात इशारों में समझ जाती है। सीता उसे कोसती रही और विष्णु उसके इस अधिकार जताने वाले अंदाज का मजा लेता रहा। आखिर जिस सीता का वो इंतजार कर रहा था वो उसे मिल ही गई थी। लेकिन सीता जो कभी शिवा के लिए पागल थी, अब विष्णु पर इस कदर हक कैसे जता रही थी? ये कौन सा जादू था? दूसरी ओर अस्पताल के वॉशरूम में अवनी अकेले खड़ी रो रही थी। उसने सोचा कि उसके पति ने बिना इजाजत उसे छुआ तो वो घर छोड़कर आ गई, पर मीरा दीदी, उनके साथ तो जानवरों जैसा सलूक हुआ था, वो किस दौर से गुजरी होंगी? ये सोचकर अवनी का कलेजा मुंह को आ रहा था। जब आशिका उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो अवनी ने जल्दी से आंखें पोंछ ली। आशिका ने पूछा, क्या हुआ तान्या, तुम ठीक तो हो? अवनी ने भर्राई आवाज में पूछा, पापा कैसे हैं? आशिका ने कहा, बस मामूली सा सीने में दर्द था। अवनी ने राहत की सांस ली और चिढ़कर कहा, उस पागल विवान ने मुझे हार्ट अटैक बोलकर डरा दिया था। आशिका ने सफाई दी, नहीं मैडम, मैंने तो दर्द ही कहा था, पता नहीं उसने क्या सुना। वैसे क्या तुम ठीक हो? अवनी ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूँ। क्या पापा को होश आ गया? आशिका ने कहा, बस 10 मिनट में आ जाएगा, हम आज ही उन्हें घर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पताल के वॉशरूम में अवनी अपनी बहन मीरा की हालत के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी और फूट फूट कर रो रही थी। जब आशिका उसे लेने आई तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए वापस उस आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ी जहां रंजीत जी भर्ती थे। आशिका भी उसके पीछे पीछे चल दी। वार्ड के बाहर खड़े विघ्नेश ने अवनी को देखते ही चुटकी ली, मैडम, रोना धोना खत्म हो गया आपका? अवनी ने उसे बुरी तरह घूरा। विघ्नेश फिर भी नहीं रुका और बोला, मैडम आपकी आंखें एकदम लाल हैं, पापा को अटैक आने की बात सुनकर क्या बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है? अवनी ने उसे झिड़कते हुए कहा, शट अप विघ्नेश सर, मेरे दिल में आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है, प्लीज उसे मत खोइए। विघ्नेश मुस्कुरा कर बोला, अरे इज्जत का क्या करना है मैडम, वो तो बस मन में होनी चाहिए, आप चाहें तो मुझे और भी डांट सकती हैं। तभी पुष्कर ने बीच में पड़ते हुए कहा, अबे अपना मुंह बंद रखेगा, वो लड़की जिस गुस्से में है ना, तुझे ऐसी गंदी गालियां सुनाएगी कि याद रखेगा। अवनी ने झुंझलाकर तेज आवाज में चिल्लाया, क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हैं? अवनी के चिल्लाते ही सबकी बोलती बंद हो गई, लेकिन विघ्नेश फिर भी कहाँ मानने वाला था। उसने धीरे से बुदबुदाया, पति पत्नी दोनों का बस चिल्लाना ही काम है, इन्हें लगता है कि चिल्लाने से हम इन्हें कोई बहुत बड़ा आदमी मान लेंगे। पुष्कर ने विघ्नेश की बात सुन ली और जोर से हंस पड़ा। राजेश्वरी जी के अलावा वहां मौजूद पुष्कर, विघ्नेश, आशिका, पवित्रा और कृष्णा सब जानते थे कि ये तान्या नहीं बल्कि उनकी अपनी अवनी ही है, लेकिन विवान की वजह से वो सब अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। पुष्कर को हंसते देख वार्ड से बाहर आई नर्स ने उन्हें टोका। उसने मन ही मन सोचा, अंदर इनके रिश्तेदार भर्ती हैं और ये लोग यहाँ हंस खेल रहे हैं, पर मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती, आखिर यही तो इस अस्पताल के मालिक हैं, यहाँ तो इन्हीं का कानून चलता है। नर्स ने अवनी की तरफ देखकर कहा, मैडम, सर को होश आ गया है, वो अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। अवनी जैसे ही अंदर जाने वाली थी कि तभी वहां अचानक मीरा पहुंच गई। उसने आओ देखा ना ताओ और अवनी को धक्का देकर तूफान की तरह कमरे के अंदर घुस गई।
मीरा जो अब तक अभिषेक के पास थी बेहद उदास थी। वो खिड़की के बाहर चिड़ियों के घोंसले को निहार रही थी और सोच रही थी, अभिषेक इतने सालों से बिना किसी उम्मीद के मेरा ख्याल कैसे रख पा रहा है? वो मुझे इतना कैसे जानता है? क्या हम एक ही स्कूल या कॉलेज में थे? मुझे उससे ये सब पूछकर अपनी उलझन दूर करनी होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा कि राजेश्वरी जी का फोन है। उसने फोन उठाया और पूछा, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? एक हफ्ते से आपने कॉल क्यों नहीं किया? राजेश्वरी जी ने हमेशा की तरह उपदेश देना शुरू किया। बेटा, तूने हमारी एक ना सुनी। तूने कहा कि तू अकेले रहेगी और तू पहाड़ों में चली गई। अगर रंजीत तुझे रोकता तो शायद तू सुनती। मुझे नहीं लगा था कि वो तुझे इस हाल में छोड़ देगा। मीरा ने चिढ़कर कहा, मम्मी पापा तो मुझे कब का छोड़ चुके हैं ना, इसीलिए तो मैं इस धरती पर बोझ बनी हुई हूँ। आप ये सब पुरानी बातें क्यों याद दिला रही हैं? प्लीज कोई और बात कीजिए। इतना सुनते ही राजेश्वरी जी रोने लगी। मीरा घबरा गई। क्या हुआ? क्या मैंने आपको कुछ गलत कह दिया? राजेश्वरी जी ने सिसकते हुए कहा, बेटा, तेरे पिता ने तुझे छोड़ा, लेकिन उसके दोस्त ने नहीं। वो तो तुझे सगे पिता से भी बढ़कर अपनी बेटी मानता है। रंजीत आज सुबह ही विवान के मेंशन में आया था। मीरा की धड़कनें तेज हो गई। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ मेरा और अभिषेक का थोड़ा झगड़ा हो गया था। मैं वैसे भी वहां घर आने वाली थी, पर अब मैं कभी नहीं आऊंगी। जब वो वहां से चले जाएं, तब मुझे बताना। राजेश्वरी जी ने उसे शांत कराते हुए कहा, मीरा मेरी बात तो सुन। रंजीत यहाँ अकेला नहीं आया, वो तेरी छोटी बहन को लेकर आया है। मीरा ने उनकी बात काट दी। क्या? मेरी छोटी बहन भी है? क्या वो इतने सालों तक उसी के साथ थे? राजेश्वरी जी ने बताया, लगता तो यही है। यहाँ से जाने के बाद उन्हें सब सच पता चला होगा। खैर, वो सब छोड़। जब उन्होंने तेरे बारे में पूछा और हमने उन्हें सब सच बताया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें सीने में दर्द हुआ और आशिका उन्हें अस्पताल ले गई। अब पता नहीं वो कैसे है। अटैक की बात सुनकर मीरा चौंक गई। क्या? पापा को हार्ट अटैक आया है? उसने तुरंत फोन काटा, जीप ली और सीधे एयरपोर्ट पहुंची। 1 घंटे के अंदर वो मुंबई आ गई। उसे पूरा यकीन था कि वो विवान के ही अस्पताल में होंगे। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने नर्स को बेटी के बारे में कहते हुए सुना, वो सबको इग्नोर कर अंदर चली गई। मीरा को वहां अचानक देख सब सन्न रह गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मीरा इस वक्त यहाँ होगी। सबको लगा था कि वो अभिषेक के साथ है। सबके मन में सवाल था कि उसे खबर किसने दी। अवनी तो जैसे सदमे में खड़ी थी। विघ्नेश को लगा कि कहीं अवनी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, मैडम, जो अभी अंदर गई हैं वही मीरा है। विघ्नेश की बात सुनकर अवनी होश में आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप लोग तो कह रहे थे कि वो कहीं दूर है। क्या आप लोग मुझे धोखा दे रहे थे? विघ्नेश खुद उलझ गया। नहीं मैडम, वो वहीं थी। पता नहीं रंजीत सर ने कोई क्लोनिंग कर रखी है क्या? आज सुबह ही मेरी अभिषेक से बात हुई थी। उसने कहा था कि मीरा उसके पास है। इधर अंदर मीरा रंजीत जी को एक टक देख रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मम्मी और पापा उसे छोड़कर क्यों गए? अगर वो उसके साथ होते तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा कभी ना होता। होश में आते ही रंजीत जी की नजर मीरा पर पड़ी। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कैसी हो मीरा? मीरा भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने रूंधे गले से पूछा, मेरे पापा ने मुझे छोड़ा, लेकिन आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे। आप तो बेटी मानते थे ना मुझे? रंजीत जी ने अपनी बाहें फैलाईं तो मीरा किसी छोटे बच्चे की तरह उनके सीने से लगकर रोने लगी। 3 साल से पत्थर बनी मीरा के आंसू जैसे आज बांध तोड़कर बह निकले थे। वो अपने सारे दुखों का बोझ रंजीत जी के कंधों पर उतार देना चाहती थी। तभी आशिका अंदर आई और एक डॉक्टर की तरह डांटा, मामा, अभी अभी आपका इलाज हुआ है, क्या फिर से स्ट्रेस लेना है? रंजीत जी ने मुड़कर खुशी से कहा, मेरी बड़ी बेटी मीरा भी मुझे मिल गई। तभी उन्हें अपनी छोटी बेटी की याद आई। उन्होंने पूछा, तान्या कहाँ है? आशिका ने बताया कि वो बाहर है। मीरा ने अपने पिता को सवालिया नजरों से देखा। रंजीत जी ने संक्षेप में उसे तान्या यानी अवनी के बारे में बताया और पूछा, तान्या बाहर खड़ी है, क्या तुमने उसे देखा? तभी अवनी अंदर आई और तंज कसते हुए बोली, इन्होंने मुझे कहाँ देखा होगा? जैसे ही नर्स ने बेटी को बुलाया, ये तो मौका देखते ही अंदर भाग आईं। हेलो सिस्टर, मैं हूँ आपकी छोटी बहन मिस तान्या। मीरा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया।
हेलो सिस्टर, मैं हूँ मीरा। तानिया ने मीरा को गले लगा लिया। अवनी की आंखों में मीरा के लिए दर्द साफ दिख रहा था। मीरा ने उसे झिड़कते हुए कहा, मुझे सच्चा प्यार चाहिए तानिया, किसी की हमदर्दी या दया नहीं। अवनी ने पूछा, नहीं दीदी, मैं बस ये सोच रही थी कि इस सब से उबरने में आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मीरा ने बात बदलते हुए पूछा, वो छोड़ो तानिया, क्या तुम इतने सालों से पापा के साथ ही थी या इनके साथ? क्या उन्हीं के साथ पली बड़ी हो? अवनी ने झूठ संभालते हुए कहा, नहीं दीदी, मैं मम्मी के साथ थी। मम्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ही उनकी देखभाल करती थी। तुम्हारी तरह मैंने भी बहुत दुख झेले हैं। अब बस दुआ करती हूँ कि आगे सब ठीक रहे। अपने पापा ना सही, पापा की तरह चाहने वाले उनके दोस्त तो मिल गए हैं। तभी विघ्नेश अंदर आया और शरारत से पूछा, मैडम, क्या आपको भगवान पर वाकई इतना भरोसा है?